हेलो बच्चों, आइडियल इंस्टीट्यूट के परिवार पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हम पढ़ा रहे थे हिंदी, तो हिंदी में आई थिंक हमारा टॉपिक चल रहा था अव्यय। अव्यय के हमारे जो टोटल 4 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार में जो हमारा पहला वाला था उसकी 2 टाइप कंप्लीट हो गए थे। तो एक बार मैं आपको उन चीजों को रिकॉल करवा देती हूँ कि अव्यय होता क्या है। अव्यय क्या होता है कि जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या करते हैं, जो क्रिया की विशेषता बताने का कार्य करते हैं, उसको क्या कहते हैं, अव्यय। और अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जो चेंज नहीं हो सकते, ना लिंग के आधार पे, ना वचन के आधार पे, ना ही क्रिया के आधार पे। जैसे मैंने उस दिन बताया था, जैसे कि एक शब्द है और, जैसे एक शब्द क्या है और, तो और जो है अगर इसका वचन लेंगे, वचन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नंबर। जैसे कि सिंगुलर यानी कि एक वचन और प्लूरल यानी कि बहुवचन। अगर एक वचन और बहुवचन में इसको लेंगे तो ये क्या चेंज हो सकता है? तो बेटा ये चेंज नहीं हो सकता है। तो जब चेंज नहीं हो सकते तो उनको ही हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। तो इसके टोटल 4 प्रकार थे। कितने थे? 4 प्रकार। कौन से? क्रिया विशेषण था सबसे पहला। कौन सा था? क्रिया विशेषण। तो आप लिखते चलो अव्यय। अव्यय, ठीक है। अव्यय में फर्स्टली जो था वो क्रिया विशेषण था, फिर संबंध बोधक था। पहला कौन सा था? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, उसके बाद समुच्चय बोधक और विस्मृति बोधक। तो जो हमारा क्रिया विशेषण था, क्रिया विशेषण, क्रिया क्रिया विशेषण, सबसे पहले कौन सा था? क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण में कौन से 2 टाइप कंप्लीट हो चुके थे हमारे। तो इसमें हमारा हो चुका था स्थान सूचक, पढ़ाया था मैंने कल स्थान सूचक। तो स्थान सूचक, स्थान सूचक ये पहला वाला। दूसरा कौन सा था? काल सूचक, स्थान सूचक, काल सूचक। काल सूचक 3 टाइप के होते हैं। स्थान सूचक भी कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। उसके बाद होता है रीति सूचक और प्रमाण। कौन सा होता है? रीति सूचक और प्रमाण। चौथा कौन सा होता है? प्रमाण वाला। प्रमाण जिसको वेरिफिकेशन का काम करते हैं। किसका करते हैं? वेरिफिकेशन का। प्रमाण सूचक। अब देखो जो हमारा ये वाला था ना बच्चों, स्थान सूचक और ये काल सूचक, तो ये दोनों भी कंप्लीट हो ही गए थे कल, है ना। आज हम ये वाला बताएंगे, रीति सूचक और प्रमाण सूचक। यहाँ से लिखना स्टार्ट करो, रीति सूचक और प्रमाण सूचक। रीति सूचक में देखो इसमें क्या होता है कि क्रिया कैसे हो रही है इसका पता चलता है। क्या पता चलता है? कि क्रिया कैसे हो रही है। क्रिया कैसे हो रही है, इसका बोध होता है। बोध होता है। बोध का मतलब होता है पता होना। बोध का मतलब क्या होता है? पता होना। तो रीति सूचक से हमें पता चलता है कि क्रिया जो है वो किस प्रकार से हो रही है, किस तरीके से अपना काम कर रही है। तो जैसे कि इसके भी कुछ टाइप होते हैं, इसके भी क्या होते हैं? कुछ टाइप होते हैं। कौन कौन से टाइप होते हैं देखो, वो हम देखते हैं। वेद, रीति सूचक के वेद। वेद होते, वेद का मतलब क्या होता है? इसके भी कुछ टाइप होते हैं। अब देखो टाइप जो होते हैं वो कितने होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला जो होता है वो करण बोधक होता है। लिखो पहला क्या होता है? करण बोधक। करण बोधक। करण को इंग्लिश में हम क्या बोल सकते हैं? रीजन बोल सकते हैं। क्या बताया ना, करण को क्या बोल सकते हैं? रीजन बोल सकते हैं। दूसरा, अब इसमें जो एग्जाम्पल होंगे वो किस तरीके से होंगे? इसलिए कॉमा अतएव, कॉमा
अतएव जैसे कि हमने कहा, हाँ इसी में लिखो, जैसे कर्णबोधक है, कर्णबोधक में लिखो इसलिए कॉमा अतएव है। अब जैसे कि दूसरा इसका टाइप है वो है निषेध बोधक। क्या है? निषेध बोधक। निषेध बोधक, निषेध बोधक। अब निषेध बोधक में क्या होता है? जो चीजें कैसी होती है? निगेटिव होती है। निषेध का मतलब क्या होता है? जैसे नहीं कहते कि धूम्रपान निषेध है, तो इसका मतलब क्या है? वर्जित है। वर्जित मतलब वो चीज पे क्या है, मतलब रुक चुकी है, बैन लग चुका है एक तरीके से, लग चुका है ना, तो वो चीज निषेध बोली जाती है। तो निषेध में क्या आएगा? नहीं आएगा। क्या आएगा? नहीं। कॉमन नाउन कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसके जो रीति सूचक के भेद चल रहे हैं, ये किस पे चल रहे हैं? रीति सूचक के, क्योंकि ये दो तो कंप्लीट ही हो चुके हैं। इसके दो होते हैं, इसके तीन होते हैं, वो हम बता ही चुके हैं। अब तीसरा रीति सूचक, और ये किसमें है? क्रिया विशेषण में है। अब पहला ही वाला चल रहा है, किसमें? क्रिया विशेषण में। अव्यय का जो पहला भाग है, ठीक है, पहला भेद। थर्ड वाला देखो, थर्ड कौन सा होता है? स्वीकार बोधक। स्वीकार बोधक। रीति सूचक के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं? कई सारे होते हैं, 6 या 7 होते हैं। ठीक है, पहला कर्ण बोधक, फिर निषेध, फिर स्वीकार। होता कुछ नहीं है इसमें बेटा। क्या होता है? कर्ण है मतलब कोई रीजन रहा होगा। अब जैसे वो नहीं कहता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो मैंने कहा मैंने ऐसा हो गया था इसलिए नहीं मैं आ पाया, या ये भी कह दो कि ऑटो लेट हो गया इसलिए मैं कोचिंग नहीं आ पाई। तो इसलिए का मतलब क्या है? बिकॉज का काम करता है। ये किसका करता है? बिकॉज का कर रहा है बीच में, तो ये कारण बता रहा, रीजन बता रहा है। अब निषेध का मतलब क्या है? नहीं। जैसे कि कोई चीज है कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, या मैं वहां कभी नहीं गई, तो इसमें क्या है? निषेध है। आता किसमें है? रीति सूचक में। क्वेश्चन बनते हैं इसमें पुलिस में अच्छे खासे, पुलिस में भी और जितने भी लेखपाल वगैरह पीयू के एग्जाम जो भी आने वाले सब में क्वेश्चन पूछे। स्वीकार में क्या? एक्सेप्ट, जिसमें चीजें क्या एक्सेप्ट कर ली जाती है। एक्सेप्ट में क्या है? जैसे कि जो है ठीक है, ठीक है, जो हो रहा सही है, होते ना कुछ रिलेशन वाले ऐसे होते हैं कि ये हो गया कि वो भी सही है, कि ये हो गया कि वो भी सही है कि नहीं? तो जो ठीक, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। तीसरा ये हो गया स्वीकार में। आगे देखो प्रकार बोधक। प्रकार में क्या होता है? चीजें एक्सप्लेन करना। प्रकार बोधक, प्रकार बोधक में क्या है कि बहुत सारी चीजें होती है, उनको हम क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। जैसे हमने कहा अचानक, यूं ही, जैसे सडनली। अचानक क्या होता है? सडनली, अचानक बारिश हो गई, अचानक वो राधा गिर गई, जो चीजें अचानक होती। प्रकार है ना, एक्सप्लेन करना चीजों को। क्या करना? एक्सप्लेन करना। जैसे कि अचानक, यूं ही, अचानक, कॉमा यूं ही, अचानक, कॉमा यूं ही, सहसा या धीरे धीरे। सहसा का भी मतलब होता है अचानक। ठीक है, इतना ही नीचे जगह नहीं रहेगी। अब इसमें देखो और भी होता है, जैसे कि अगला इसमें है तो वो है निश्चय बोधक। निश्चय में क्या होता है? चीजें क्लियर होना, फिक्स होना, निश्चय बोधक। जो चीज कैसी होती है? फिक्स होती है, कि निश्चित होती है। अब इसमें एग्जांपल कैसे आएंगे? अवश्य, सहसा, 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 अचानक होता है। हाँ अचानक। ठीक है, अब निश्चय में देखो, जैसे हमने कहा जरूर हो गए, आप आएंगे, जरूर आएंगे, जरूर। तो जरूर क्या है? निश्चय है। कैसा है? निश्चय है। तो देखो बेशक, बेशक का कोई शक नहीं होता उसमें। जरूर आओगे और जरूर जाओगे, जरूर। और ज्यादा नहीं करते, बस 2 एग्जांपल लिख दे, चलो समझने के लिए। ऐसे नहीं हमने कहा कि जो कोई चीज डाउट होती है, जिसमें हमें क्या होता है? शक होता है। वो कहते नहीं बेशक। जैसे हमने कहा तुम्हारा यूपी पुलिस का एग्जाम निकलेगा, तुमने कहा, तो मैंने कहा बेशक जरूर निकलेगा। आगे देखो अनिश्चय। अनिश्चय क्या है? जिसमें डाउट हो।
नीचे तक का बेटा उसमें कवर हो रहा है, देखना है यहाँ का नहीं मैम, नहीं, यहाँ का यहाँ का हो रहा है, तो ये इसको ऊपर कर दे। जरूरत इतना नहीं है मैम। अनिश्चय बोधक। अब अनिश्चय में क्या होता है, जो चीजें फिक्स नहीं होती, जैसे हम जिसमें डाउट रहता है, जैसे हमने कहा शायद, यथासंभव, यानी कि शायद यथासंभव, यहाँ से वहाँ आने 50 रुपये ठीक है, शायद यथासंभव, इसका मतलब क्या होता है? यथासंभव, यथासंभव का मतलब होता है जैसे कि हाँ संभव है भी और संभव नहीं भी है, जो आयदन में आता है, रीजनिंग में नहीं आता, आयदन में कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आगे देखो उसमें प्रश्नवाचक, आगे क्या होता है प्रश्नवाचक। अब प्रश्नवाचक में क्या है, जिसमें प्रश्न पूछने जाने का काम होगा, यही तो होता है। प्रश्नवाचक में क्या है, जिसमें प्रश्न पुट अप किए जा रहे हो क्वेश्चन कि, तो इसका क्या हो जाएगा, क्या, कॉमा कब, कॉमा क्यों, ठीक है, कैसा हो रहा, तो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कब हो रहा, तो जिसमें देखो उनके नाम में ही उनका वो छिपा होता है, जैसे प्रश्न में तो प्रश्न पूछना, अनिश्चय में चीज फिक्स है, इसके मतलब इसके बाद ये कराकर आप मतलब एक एग्जाम बता देना। वाक्य प्रयोग करके तो बता तो देते, जैसे मैंने कहा कि मोहन वाक्य प्रयोग बता रही हो ना, वाक्य प्रयोग, मोहन क्यों नहीं स्कूल गया? वाक्य प्रयोग इसलिए नहीं बेटा करें क्योंकि पता है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, उस दिन भी सिर्फ 2 ही हो पाए थे इसमें, वो भी इसी के, अगर वाक्य प्रयोग किया तो यही कंप्लीट हो पाएगा। नहीं मैम, हाँ मतलब समय से थोड़ा बहुत समझा देना मैम अभी। अब देखो जैसे मैंने कहा कि मोहन कब आओगे, मोहन कब आओ? कब आओगे, यहाँ देखो ये तो सब मालूम ही पड़ा प्रश्नवाचक है। हाँ, तो इसी तरीके से आता है ना, एग्जाम में ऐसे ही आएगा। हाँ ऐसे ही आता है, एक क्वेश्चन आपको देगा उस पे अंडरलाइन कर देता है, इधर पे कवर नहीं हो रहा, अभी रेज करके समझाएंगे, एक क्वेश्चन दे देगा उस पे अंडरलाइन कर देगा कब पे, फिर पूछेगा कि अव्यय कौन सा है, और अव्यय है भी तो अव्यय में कौन सा भेद है, तो क्रिया विशेषण, और फिर पूछ लेगा क्रिया विशेषण में भी किसका भेद है, तो रीति सूचक में और रीति सूचक में प्रश्नवाचक का, ये चैन से चैन जुड़ी हुई होती है ग्रामर, ठीक है, अगर एक चैन कंप्लीट नहीं होगी तो दूसरे पे आप पहुंच नहीं पाओगे, वही ना चैन और चैन खोलने का हाँ तो मतलब मैं है। मतलब मुझे वैसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आंसर पूछ रही थी। हाँ तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब देखो ये प्रश्नवाचक होंगे तो टोटल इतने होते हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं, तो रीति सूचक के 7 टाइप होते हैं, कंप्लीट हो गया। और रीति सूचक का काम क्या होता है कि क्रिया कैसे हो रही है ये बताता है। अब देखो क्रिया कैसे हो रही है, निषेध में हो रही है कि स्वीकार में हो रही है कि प्रकार में है कि निश्चय में है कि अनिश्चय में है कि प्रश्नवाचक में है। हमने जैसे कहा कि राधा कब आओगी, तो आना क्या है क्रिया, और कब क्या है प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक में क्रिया का काम हो रहा है, किसमें हो रहा है प्रश्नवाचक में, आया समझ में। हाँ अब ये थोड़ा ये नोट कर लिया था, अब इसको हटा रहे थे, फिर ये वाला बताते प्रमाण वाला। अब देखो इनको ना इंग्लिश में थोड़ा प्रोनाउंसिएशन कर लिया करो, उससे क्या होता है कि चीजें हमें अच्छे से तैयार हो जाती है, हिंदी में तो सब भूलते हैं, हिंदी में चीजें क्या है तैयार नहीं हो पाती अच्छे से, इंग्लिश में जल्दी हो रहा है, जैसे प्रश्नवाचक, अच्छा क्वेश्चन पूछने का कारण तो रीजन, तो ऐसे निषेध का निगेटिव, बहुत अच्छे से हो गया, फिर दिक्कत ही नहीं होती उसमें, तो इसलिए मैं इंग्लिश में बताती रहती हूँ, पता भी चल जाता है इंग्लिश में क्या होता है इसका मीन्स, वरना तो पता भी नहीं रहता है नहीं। तो इसका क्रिया विशेष करना जो लास्ट वाला बचा है परमाण सूचक, अब उसको पढ़ा देंगे, ठीक है। परमाण सूचक चौथा वाला भेद पता है इसका, परमाण सूचक।
ठीक है, परमाणु सूचक। अब देखो परमाणु का मतलब क्या होगा, इसमें मतलब क्या करता है क्रिया का, मतलब इसमें भी तो कुछ ना कुछ होगा। तो परमाणु क्या है, इसमें जो क्रिया है वो क्या है, परमाणु की मात्रा का बोध होता है। इसमें परमाणु की परमाणु का बोध हो गया है। आपने बोली अब देखो परमाणु क्या है और मात्रा क्या है, क्वांटिटी। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटी यानी कि क्षमता। समझ नहीं अब तुरंत दिमाग में लिंक कर जाएगा कि क्वांटिटी जैसे आ गया ना, यानी क्षमता की बात हो रही, किसकी हो रही, क्षमता का। तो इसमें परमाणु मात्रा का क्या होता है, बोध होता है। किसका है, परमाणु और मात्रा का एक ही बात है। तो इसके भी कुछ टाइप होते होंगे कि नहीं। देखो अगर कोई इंसान है, उसकी शादी होती है तो उसके कुछ बच्चे भी होते हैं, तो वही सिस्टम है इन सबका भी है। अगर ये है परमाणु सूचक है तो भाई इसके कुछ भेद भी होंगे। उसको क्या बोलते हैं, वेदों का उपवेद बोलते हैं। तो पहला होता है पर्याप्ति बोधक। पहला कौन सा होता है, पर्याप्ति बोधक। लिखो पर्याप्ति बोधक, पर्याप्ति बोधक। अब पर्याप्त में देखो, पर्याप्त में क्या है, एनफ यानी चीज क्या है, कंप्लीट, पर्याप्त। इसका मीन समझो, पर्याप्ति का क्या मतलब, पर्याप्त है चीज। तो क्या बोले, काफी। क्या बोलेंगे, काफी। कॉमा बस नहीं होते कि बस बहुत हो गया, कहते मतलब काफी हो गया। वो कहते ऐसे एग्जाम्पल ले लो, जैसे इसकी चाय में चीनी काफी है, तो क्या पर्याप्त है, मात्रा कंप्लीट है उसकी, अब डालने की जरूरत नहीं है ना लक्ष्मी। आए देखो बहुत, अधिक, कॉमा यथेष्ट। अधिक तो फिर वो आ ही जाता है, वो सिंपल वर्ड है। ठीक है, क्या है, सिंपल सा वर्ड है। तो काफी, बस, बहुत, यथेष्ट। अब इनका जैसे बाद में प्रयोग करो तो मेरे का चाय में क्या है, चीनी काफी है, अब नहीं डालनी है, मात्रा उसकी कैसी हो चुकी, पर्याप्त है। अब सोचते हैं पर्याप्त का क्या संबंध हो गया इनसे। अगला देखो, इसमें तुलना बोधक। तुलना बोधक। अब देखो तुलना का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन करना। तुलना का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज होगी उनमें क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। अब जैसे कि मेरे का जैसे एग्जांपल में लिखो, इतना, उतना, ये क्या है, कंपैरिजन ही तो है। अभी बाद में प्रयोग करके बताएंगे, रुको। कम या अधिक, कम, कॉमा अधिक। देखो जैसे हमने कहा कि राधा जो है वो श्याम से कम अंक लाती है। कैसे लाती है, श्याम से कम। तो राधा और श्याम की क्या है, तुलना हो रही है, हो रही है। जैसे उतना, मैंने कहा कि इतना काम कर लो, उतना ही ठीक है, तो हो रही है तुलना। मेरी तुलना किससे हो रही है, काम से हो रही है। तो अब समझ गए कि तुलना करना का क्या मतलब होता है और कैसे तुलना की जाती है। नेक्स्ट लिखो इसमें क्रम बोधक। अब क्रम बोधक में क्या होगा, जैसे चीजें कैसे नहीं होंगी, क्रम से नहीं होंगी, हैं चीजें कैसे होंगी, क्रम से। जैसे कि हमने कहा थोड़ा, जैसे कि बोलते हैं इस तरीके से लिखो, इसमें थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, एक एक करके, थोड़ा थोड़ा, एक एक करके, एक एक करके। उसके आगे लिख लो तिल तिल। मतलब क्या होता है, देखो तिल तिल का मतलब क्या होता है, वो नहीं कहते जैसे कोई भी चीज होता है कि तिल और तिल करके, मतलब इतना और इतना, मतलब मिनिमम से भी मिनिमम चीज। इंग्लिश में अगर इसको समझेंगे तो मिनिमम से भी मिनिमम चीज।
तिल का मतलब क्या होता है? सबसे छोटी भी चीज कम से कम, जैसे लिखा मिनिमम इतने तो नंबर आने चाहिए। अब थोड़ा थोड़ा क्या होता है, इतना और इतना करके एक एक करके क्या होता है, पहले ये मतलब जैसे लाइन में बच्चे खड़े हैं, मैम ने बोला कि एक एक करके आओ, तो पहले पहला आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर तीसरा, तो क्रम से ही तो आए होंगे। तो क्रम बोधक का मतलब समझ गई आप? एक एक करके थोड़ा थोड़ा, यानी कि पहले इतना दो ग्लास में पानी, फिर इतना और दो, ठीक है। तिल का क्या है कि तिल तिल करके, यानी कि मिनिमम से भी मिनिमम चीज है। तो इनके नाम समझो, देखो क्रम बोधक, क्रम से ही चीजें हो रही, तीनों समझ में आई। पर्याप्ति में क्या था, जो मात्रा की बात की जाती है, पर्याप्त होती है। तुलना में क्या होता है, कंपैरिजन होता है। क्या होता है, कंपैरिजन होता है। क्रम में क्या होता है, चीजें क्रम से चलती है। आगे देखो उसमें अधिक्य बोधक, आगे क्या है इसमें, अधिक्य बोधक। देखो बच्चों आगे क्या, अधिक्य बोधक। अब अधिक्य बोधक पहले इनका नाम ही देख लिया, वजह से ये शब्द क्या, अधिक्य। अगर एक बात बताओ, अगर किसी का नाम है, सबसे पहले ये चीज समझो, हिंदी ग्रामर हो चाहे इंग्लिश ग्रामर हो, जैसे किसी का नाम है तो नाम में ही 80% क्या होती है, उसकी चीजें छिपी होती हैं। जैसे कि अभी लक्ष्मी का नाम है ना लक्ष्मी, तो अब लक्ष्मी का नाम लक्ष्मी है, तो उसके कुछ क्वालिटी कुछ गुण भी तो होंगे लक्ष्मी वाले हैं, ऐसे तो मम्मी पापा नाम रख नहीं दिया होगा, जैसे ये है क्रम बोधक। अब क्रम में क्या है, इसमें ये देखो क्रम से चीजें थी, सीरीज बाय सीरीज, तो सीरीज बाय सीरीज ही तो थी है। जैसे कि अधिक्य बोधक, अधिक्य में क्या है, अधिक्य का मीन सारा है, ज्यादा। अधिक का मतलब क्या होता है, ज्यादा। तो जैसे समझो बहुत क्या होता है, बहुत का मतलब क्या होता है, अधिक, बहुत। और क्या हो सकता है, ऐसे बहुत अधिक खाना खा लिया, वो तो है ही, यही तो सब चीजें, तो यही सारी चीजें तो है इसमें। अत्यधिक हो जाएगा, अब तुम लोग खुद ही करने लगे हो ना। और क्या हो सकता है इसमें, खूब, अत्यंत, है ना, खूब, अत्यंत। तो आप समझ गए इस चीजों को। अब देखो अधिक का मतलब क्या, बहुत भी हो सकता है, अत्यधिक भी हो सकता है, खूब भी हो सकता है, अत्यंत भी हो सकता है ना लक्ष्मी। आगे देखो, आगे क्या है, न्यूनता बोधक। इसका लास्ट क्या है, न्यूनता। अब न्यूनता का क्या मतलब है, मिनिमम चीज है। अधिकतर का क्या होता है, मैक्सिमम चीज है। इंग्लिश भाई किस लिए है, अगर अंग्रेज छोड़ के गए तो उसका कुछ यूज तो करो, है कर ही नहीं पा रहे हो। तो न्यूनता का मतलब क्या होता है, थोड़ा। क्या होता है, थोड़ा, जरा सा, क्या है, जरा सा। तो ये कंप्लीट हो गए क्रिया विशेषण की, चारों जो थे वो चारों क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। इसका मतलब क्रम बोधक और न्यूनता बोधक एक ही क्रम में चीजें होती है सीरीज से, यानी कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं। न्यूनता में क्या है, जिसमें चीजें काउंट नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा कि चाय में थोड़ी सी चीनी डाल दो, क्या थोड़ी उस चीनी को हम काउंट कर सकते हैं? लेकिन जब मैंने बोला कि थोड़ा थोड़ा डालो, यानी कि मैंने कहा कि बर्फी के जो पीस है वो थोड़े थोड़े रख दो, गेस्ट आए में थोड़े थोड़े सर्व कर दो, तो यानी कि एक के बाद दो के बाद तीन, एक एक करके रखे होंगे। तो इसमें देखो क्रम बोधक और न्यूनता बोधक में दोनों में डिफरेंस है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो क्रिया विशेषण के जो चारों टाइप थे वो कंप्लीट हो गए। कौन कौन से थे, स्थान सूचक, काल सूचक, रीति सूचक और परिमाण सूचक। तो अव्यय का जो पहला टाइप था क्रिया विशेषण वो हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों संबंध बोधक अव्यय। इरेज कर दे, क्रिया विशेषण वाला कंप्लीट हो गया, अब संबंध बोधक अव्यय पढ़ेंगे। इसमें टोटल कितने थे इसमें अव्यय के, मुख्य जो प्रकार थे वो कितने थे, 4 थे। कौन कौन से थे, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और नहीं है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयदी बोधक। तो इसमें क्रिया विशेषण वाला पूरा कंप्लीट हो गया।
है, क्रिया विशेषण के भी तो 4 थे, हाँ। तो वो चारों के भी कुछ टाइप थे, वो सारा कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे इसमें आप संबंध बोधक। संबंध बोधक को इंग्लिश में बोलते हैं प्रपोजिशन। क्या बोलते हैं? प्रपोजिशन। संबंध बोधक हेडिंग डाल दो। संबंध बोधक को इंग्लिश में बोलते हैं प्रपोजिशन। प्रपोजिशन। अब देखो संबंध बोधक में होता क्या है। देखो वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध बताने का काम करते हैं, क्या करते हैं? संज्ञा और सर्वनाम के संबंध बताने का काम करते हैं, उनको क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो लिखो इसमें वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम के बीच संबंध बताने का कार्य करते हैं। संबंध बताने का कार्य उसे संबंध बोधक करते हैं, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम का क्या करते हैं? संबंध बताने का काम करते हैं। अब कैसे करते हैं वो भी तो पता होना चाहिए, एग्जाम्पल से बता रहे भी। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया कि यह किताब मेज पर रख दो। यह किताब मेज पर किधर आ रहा? एग्जाम्पल। हाँ समझो अभी इसको। यह किताब मेज पर रख दो। तो पहले हमें ये बताओ कि इसमें संज्ञा क्या है? संज्ञा मेज। हाँ और किताब तो वो है, किताब भी है संज्ञा। हाँ। और यह क्या है? ये सर्वनाम। ये क्या है? सर्वनाम। तो सर्वनाम और संज्ञा का क्या कर रही है? क्या है? संज्ञा। दोनों का संबंध बता रहे हैं कि किताब किस पे रखनी है? मेज पर। तो किताब का संबंध और मेज का किससे है? यह से। यह क्या है? सर्वनाम। मेज क्या है? संज्ञा। तो किस अब ये जो पद है ये क्या हो जाएगा? ये है संबंध बोधक यानी कि प्रपोजिशन। क्या हो जाएगा? इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ऑन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पर। ठीक है, क्या हो जाएगा? संबंध बोधक। आया समझ में? और एग्जाम्पल ले लेंगे तब और अच्छे समझ में आएगा। बिना एग्जाम्पल के क्लियर नहीं हो पाता ना। जैसे कि हमने कहा कि यह राम की किताब है। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया बच्चों, यह है राम की किताब है। राम की किताब है। राम और किताब। अब ये बताओ संज्ञा और सर्वनाम क्या है? संज्ञा और सर्वनाम। हाँ। संज्ञा तो वो राम और किताब। यह क्या है? सर्वनाम है। और राम संज्ञा है। राम क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा और सर्वनाम में क्या हो रहा है? संबंध हो रहा है। हाँ। कि क्या हो जाएगा? संबंध बोधक। आया समझ में? कंजक्शन यानी कि प्रपोजिशन है ना। प्रपोजिशन कंजक्शन अलग होता है। आया समझ में? जैसे कि और एग्जांपल ले लो। जैसे कहा तुम मोहन के बिना नहीं रह पाओगे। तुम क्या हो जाएगा यहाँ पे? सर्वनाम। लिख के बता देते क्या है? तुम मोहन के बिना, तुम मोहन। मैं एक आधा एग्जांपल लिया। हाँ लिख लो। तुम मोहन के बिना नहीं रह पाओगे। तुम मोहन के बिना क्या है? नहीं रह पाओगे। तो तुम क्या है यहाँ पे बच्चों? सर्वनाम।
मोहन क्या है? संज्ञा। तो संज्ञा और सर्वनाम में क्या संबंध बताने का कार्य कर रहा है? वो कह रहा है कि नहीं तुम मोहन के बिना नहीं रह पाओगे, कह रहा ना। तो के बिना यहाँ पे क्या है? प्रपोजिशन, यानी कि संबंध बोधक। आई थिंक क्लियर हो गया होगा अच्छे से, है ना? कोई डाउट नहीं रहा होगा इसमें। हो गया? अब इसमें देखो संबंध बोधक अवयव के भी कुछ टाइप होते हैं कि नहीं? मैंने कहा अगर किसी की शादी होती है तो उसके बच्चे होते हैं, ठीक है? तो ये चीज बस याद रखा करो। तो इसके भी कुछ टाइप होते हैं। एक संबंध बोधक होता है, एक अनुबंध होता है। जैसे नहीं, एक घर में दो भाई होते हैं, एक तो हर चीज पॉजिटिव में ले जाता है, एक किस में ले जाता है? नेगेटिव में ले जाता है। तो पॉजिटिव वाला हमेशा क्या करता है? चीजें जो पॉजिटिव वाली होती है, और नेगेटिव वाला क्या करता है? हर चीज नेगेटिव करता है। जैसे किसी ने बोला कि ये कर दो, पॉजिटिव वाला तो हाँ कर देंगे, समझना मेरी बात, इसमें भी लॉजिक है। और नेगेटिव वाला क्या करेगा? ना, नहीं करेंगे। तो एक संबंध है और एक अनुबंध है। बद्ध है, बंध नहीं बद्ध है। अभी लिख के करवा दे इसका, अभी रेज कर दे रहे इसको, ठीक है? तो इसके भी क्या है? टू टाइप्स है, और एक क्या? अनुबंध है। अब इनको बताते हैं कि इनमें होता क्या है बच्चों, है ना? संबंध बोधक लगाओ इसमें। देखो अब संबंध में क्या होता है कि ऐसे अवयव जो संज्ञा की क्या विभक्ति के कैसे आते हैं? बाद में आते हैं। जैसे विभक्ति जानते हो? विभक्ति क्या होती है? कारक चिन्ह पढ़े हैं? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबोधन काफी के, ये सारे नहीं पढ़े? कितनी होती है टोटल? 8 प्रकार की होती है, ठीक है? तो जो ऐसे शब्द संज्ञा के जो किसके बाद आते हैं? विभक्ति के बाद आते हैं, तो वो तो संबंध में जाएंगे। और जो कुछ होते हैं जो विभक्ति से कैसे आते होंगे? पहले आते होंगे, है वो अनुबंध में जाएंगे, क्योंकि ये इसका कैसा है? अपोजिट ही तो है। एक संबंध है, एक अनुबंध है। मैंने बताई थी अभी वो चीज। तो लिखो इसमें ऐसे अव्यय, ऐसे अव्यय जो, ऐसे अव्यय जो संज्ञा की विभक्ति के बाद, जो संज्ञा की विभक्ति के बाद आई, है ना? अब कैसे आए वो भी तो देखना चाहिए। विभक्ति के बाद आए, अभी देखते इसका आएगा। हाँ, और एग्जाम्पल करेंगे तो चीजें ज्यादा अच्छी होती हैं। जैसे हमने कहा कि राम की अपेक्षा श्याम होशियार है। क्या है कि राम की अपेक्षा क्या है? श्याम जो है वो होशियार है। राम की अपेक्षा श्याम होशियार है। राम की अपेक्षा श्याम क्या है? होशियार है। तो यहाँ पे विभक्ति देखो क्या आ रही है? की विभक्ति आ रही है। काकी के होता है ना, तो इसमें की विभक्ति आ रही है। अब इसकी डेफिनेशन देखो कि ऐसे अव्यय जो संज्ञा की विभक्ति के बाद आए। क्या? संज्ञा की विभक्ति बाद। तो संज्ञा क्या है यहाँ पे? रमेश। रमेश है, हाँ। रमेश मान लो, राम मान लो, कुछ भी मान लो, तो रमेश है, रमेश संज्ञा है, हाँ। तो संज्ञा की विभक्ति के बाद आए तो वो क्या कहलाते हैं? संबंध बोधक। आया समझ में? हाँ। देखो रमेश क्या है? यहाँ पे संज्ञा है। संज्ञा शब्द के बाद क्या आ रही? विभक्ति आ रही है, तो वही तो संबंध बोधक है। इसमें विभक्ति का ही तो कार्य आ रहा है ना। जो भी काम हो रहा है वो किस पे हो रहा है? विभक्ति पे ही हो रहा है। कारक चिन्ह जो होते हैं, कारक चिन्ह पढ़ना है एक बार, ठीक है? पता नहीं होंगे तो नहीं कर पाओगे, है ना? तो की के आते हैं उसी में। हाँ, उसमें कारक के आता है, तो इसमें की वाला आया। कौन सा कारक चिन्ह आया? की वाला। तो ये चीजें पढ़ना तब समझ में आती है, बिना पढ़े तो नहीं आएगा। जैसे हमने कहा कि लोग घर के बाहर बैठे हैं। लोग कहाँ बैठे हैं? दूसरा देखो एग्जाम्पल,
लोग घर के बाहर बैठे हैं। तो अब बताओ यहाँ पे संज्ञा क्या है? लोग नहीं है, घर है। घर भी है, लोग भी है, तो दोनों ही मान लो ना। अगर घर है तो कौन सी संज्ञा है बताओ मुझे। संज्ञा हाँ। व्यक्तिवाचक। घर व्यक्तिवाचक में आएगा, जातिवाचक। जातिवाचक में। किसका घर है मुझे क्या पता, सारे घर आ जाएंगे उसमें। और लोग जो है वो किस में आएगा? लोग भाववाचक में नहीं, उसमें गजब। और क्या तो ये किस में आएगा? लोग भी किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक में। जातिवाचक में। घर भी किस में आएगा? जातिवाचक में। तो दोनों ही संज्ञा का वर्ग कर रहे हैं बच्चों। किसका कर रहे हैं? संज्ञा का वर्ग। तो यही बात बोले कि जो चीज संज्ञा के बाद आता है, ऐसा कारक चिन्ह जो संज्ञा के बाद प्रयोग होता है, उसको क्या कहते हैं? संबंध बोधक। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संबंध बोधक कहते हैं। तो ये कारक चिन्ह जो है वो संज्ञा के बाद ही तो यूज हो रहा है इसमें। यही तरीका है इसका पहचानने का, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें से? क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, बता देते हैं। मुंह मत बनाया करो। देखो के पे कर देगा अंडरलाइन है। फिर पूछेगा इसमें से रेखांकित कारक चिन्ह बताइए कि किस भेद का उपभेद है। किस भेद का उपभेद है? तो किस भेद का? संबंध बोधक का भी कौन सा है? संबंध बोधक। समझे? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे पूछे जाते हैं, वरना सोचो कि इसका काम क्या है। आए सब आगे देखिए, आगे इसका देखते हैं अनुबंध बोधक का। अनुबंध को कैसे करते हैं? तो लिखो इसमें ऐसे अव्यय क्या हुआ? ऐसे अव्यय जो संज्ञा के विकृत रूप के बाद आते हैं। ऐसे अव्यय जो संज्ञा के विकृत रूप के बाद आते हैं। विकृत का मतलब क्या होता है बताओ? विकृत रूप के बाद आते हैं। नहीं, विकृत का मतलब होता है किसी भी चीज का क्या? विस्तार रूप, बड़ा रूप। कोई भी छोटी चीज है उसका क्या? बड़ा रूप। अभी बता रहे कैसे। लिखो इसको कि ऐसे अव्यय जो संज्ञा के विकृत रूप के बाद आते हैं, यानी संज्ञा का ऐसा शब्द होगा जो बड़ा रूप एक्सप्लेन कर रहा होगा। विस्तार जिसको बोलते हैं, एक्सप्लेन करना एक तरीके से। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया कि वह अपने पुत्रों समेत वहां पहुंचा। क्या हमने लिया कि वह अपने पुत्रों समेत वहां पहुंचा? फॉर एग्जांपल, वह अपने पुत्रों समेत वहां पहुंचा। क्या लिया हमने कि वह अपने पुत्रों समेत वहां पहुंचा। अब एक बात बताओ, यहाँ पे विक्रांत क्या है? पुत्रों समेत। पुत्र है संज्ञा, क्या है? पुत्र क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। लेकिन समेत, समेत का मतलब जितने भी पुत्र हैं ना बच्चों, जितने भी पुत्र हैं। तो ये संज्ञा का क्या हो रहा है? विकृत रूप हो रहा है। क्या हो रहा है? विकृत रूप हो रहा है। तो यही चीज इसमें बताई गई है कि ऐसे अव्यय जो संज्ञा के विकृत रूप के बाद आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुबंध बोधक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइए चीज समझ गए। उसने बोला कि वह अपने पुत्रों समेत वहां पहुंचा। पुत्र तो है ही संज्ञा, लेकिन जितने भी है, वही चीज पढ़ो, जितने भी है, यानी कि संज्ञा का बड़ा रूप दिखा रहे हैं यहाँ पे। समेत का मतलब हाँ, कितने भी हो सकते हैं, है ना? 2, 4, 5, 10 जितने भी है। तो एक पुत्र का क्या है? बड़ा सा रूप दिखा रहे, विकृत रूप। विकृत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बिगेस्ट से बिगेस्ट, है नहीं? बड़ा से बड़ा, है कि नहीं? जितने भी पुत्र हैं, जितने भी, ज्यादा से ज्यादा। सोचना क्या उसमें। और एक एग्जांपल लिखो, गीता सहेलियां सहित खेलने गई। गीता जो है, गीता सहेलियों या सहेलियां, कुछ भी लिखो, सहेलियां सहित खेलने गई। खेलने गई
गीता जो है वो क्या गई, सहेलियों सहित तो खेलने गई। अब सहेलियां क्या है, संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। और सहित है यानी कि जितनी भी होंगी ग्रुप में, जितनी भी होंगी ग्रुप में, तो वो सब किसमें, सहेलियों के साथ, ऑल फ्रेंड्स। तो किसके बच्चों, तो ये हमारे जो संबंध बोधक यानी कि क्रिया विशेषण जो अव्यय के 4 प्रकार होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं, संबंध बोधक होते हैं और विस्मृति बोधक होते हैं, समुच्चय बोधक। तो इसमें हमारे जो एक तो तुम्हारा पूरा जो है वो कंप्लीट हो गया क्रिया विशेषण वाला। क्रिया विशेषण के भी 4 प्रकार होते हैं, वो भी कंप्लीट हो गए। अब ये संबंध बोधक वाला था, ये भी हमने इसके भी कुछ टाइप करवा दिए। इसके 2 प्रकार होते हैं, संबंध बोधक, अनुबंध बोधक। संबंध बोधक का ऐसे अव्यय जो क्या होते हैं, संज्ञा के कारक के बाद आते हैं, यानी कि जो संज्ञा आते हैं वो मतलब जो इसमें जैसे ये संज्ञा है तो कारक चिन्ह के पहले आ रही है, तो इसकी इस तरीके से पहचान कर लेते हैं। अनुबंध में क्या है कि जो संज्ञा तो है लेकिन उसका एक बड़ा रूप आता है, विकृत रूप आता है, उसको कहते हैं अनुबंध बोधक। अब बाकी का जो भी टॉपिक है इसमें जो भी आगे के टाइम बचे हैं वो बच्चे कल करवाएंगे। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।